दोस्तों, नमस्ते। हार्दिक रूप से अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एवीएम के मॉड्यूल सी को क्विकली रिवाइज करेंगे। मेरे चैनल पे आपको एवीएम का मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी का क्विकली रिवीजन सेशन मिल जाएगा। और आज हम लोग मॉड्यूल सी को कवर करेंगे क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक मॉड्यूल सी का क्विक रिवीजन सेशन बनाया था। उसमें कुछ ज़्यादा ही मैंने फास्ट मतलब उसमें मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज की जो इस वीडियो है उसमें मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करूँगा और पूरा का पूरा मॉड्यूल सी आपका कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं। तो यदि आप मॉड्यूल सी से घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे कंसल्ट कीजिए, आपको इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। मॉड्यूल सी में खासकर सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ में कवर किए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस मॉड्यूल को। सबसे पहले टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्किन ने कहा था, क्या कहा था? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेशनल कोऑर्डिनेशन है किसका? एक्टिविटीज़ का, जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो गोल को अचीव कर सकें। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का हायरार्की होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हायरार्की होता है। ये एक डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल, यानी लोग जुड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं ताकि अपने गोल को अचीव कर सकें या पर्पस को अचीव कर सकें। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से ऑथर्स है, उनका क्या क्या व्यूज़ है। पहला है रॉबर्ट ऑवन। रॉबर्ट ऑवन ने वर्कर को वाइटल मशीन कहा है, यानी बेटर वर्किंग कंडीशन काउज हायर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने कहा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को वर्क प्रोसेस को बढ़ाओ, को अप्लाई करो ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। उसके बाद दोस्तों फेडरिक टेलर का कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का। नेक्स्ट है हमारा एचआरएम होता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का। किस चीज़ का मैनेजमेंट का? तो ह्यूमन टैलेंट के मैनेजमेंट का। और हमारा पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करना। एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है एचआरएम में? पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, तीसरा है लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और चौथा है सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों बात आती है एचआरडी की। एचआरडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक सीरीज है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका एक सीरीज है दोस्तों। इसका डिज़ाइन क्यों किया गया है? ताकि जो हमारा बिहेवियरल चेंज है उसे प्रोड्यूस कर सकें। एचआरडी का फंक्शन है पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट, तीसरा कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, एचआरडी जो है वो एचआरएम का सब सिस्टम है। अब एचआरडी का गोल क्या क्या है? तो एचआरडी का पहला गोल है टू डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल का, किसी एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी डेवलप करना, क्षमता बनाना कि वो इंडिविजुअल की तरह काम करे। उसके बाद किसी एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी बनाना कि वो अपने जॉब से रिलेशनशिप बढ़ाए। उसके बाद किसी एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी बनाना कि वो अपने फ्यूचर जॉब के बारे में रिलेशनशिप इन रिलेशन टू देयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब, यानी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब है उसके बारे में वो जाने। और लास्ट है टू डेवलप टीम स्पिरिट, यानी टीम स्पिरिट को डेवलप करना। ये सभी के सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गोल्स हैं। अब एचआर का सब सिस्टम क्या होता है? तो 3 सब सिस्टम है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है मेंटेनेंस। अब दोस्तों जॉब एनालिसिस की बात करते हैं। तो जॉब एनालिसिस का बहुत सारा कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है किसी जॉब के कंपोनेंट को। जैसा कि मान लीजिए बैंक में कैशियर का जॉब है तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आता है दोस्तों जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है। एक पार्टिकुलर जॉब को करने में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट होती है, उसे ही हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, टेक्निकल स्किल हुआ, ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। तीसरा है जॉब इवैल्यूएशन। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो विभिन्न प्रकार की जॉब हैं उनके बीच में हम लोग तुलना करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं। तो ये आता है हमारा जॉब इवैल्यूएशन के अंदर। अब जॉब से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है? पहला टर्म है टास्क। टास्क किसी जॉब का बेसिक एलिमेंट है। उसके बाद है दोस्तों जॉब जो है टास्क का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसके बाद है दोस्तों पोजीशन बेसिकली एक प्लेस होता है। पोजीशन क्या करता है, किसी इंडिविजुअल को हायरार्की पैटर्न में प्लेस कर देता है, ठीक है, ताकि उसके नीचे जो है वो रिपोर्ट करते हैं हायर पोजीशन को, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क जो है इस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये एक स्टेप फर्दर चला जाता है पब्लिक रिलेशनशिप में। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात हैं, वो है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर ट्रेनिंग की क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है कि हमें ये जानना होगा कि आखिर ट्रेनिंग के सेटअप का रिक्वायरमेंट क्या जरूरी है। तो पहला चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, यानी हम ये आइडेंटिफाई करें कि ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट का क्या काम है। दूसरा है ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, तीसरा है ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना, चौथा है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर। अब ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव को देखिए। ट्रेनिंग आखिर क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो इंडिविजुअल है उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकें किसी भी जॉब में। दूसरा है क्या कि उसे फ्यूचर आइडेंटिफाई जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें। और तीसरा है कि उसका ग्रोथ करवा सकें उस फील्ड में जो कि जॉब से रिलेटेड नहीं है।
अब दोस्तों ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट में डिस्टिंक्शन क्लियर होना चाहिए। ट्रेनिंग जो है वो लर्निंग है रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब, एजुकेशन जो है वो लर्निंग है किस किस चीज़ का, डिफरेंट जॉब का, डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, और डेवलपमेंट है लर्निंग फॉर ग्रोथ नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। चलिए एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं। एडल्ट लर्निंग रिलेटेड टू दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन जॉब, जो लोग पहले से जॉब में हैं और वो उन्हें नया स्किल सिखाया जाता है, तो वो एडल्ट लर्निंग का हमारा पार्ट है। अब दोस्तों कुछ थ्योरीज हैं। पहला है मैकेनिस्टिक थ्योरी। मैकेनिस्टिक थ्योरी ये बताता है कि लर्नर जो है वो लर्निंग प्रोसेस में पैसिव हैं, और लर्निंग तब होगा जब लर्नर को राइट रिस्पॉन्स देंगे किसी भी स्टिमुलाई का। तो ये हमारा मैकेनिस्टिक थ्योरी है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉग्निटिव थ्योरी। दोस्तों मैंने पिछले वाले जो क्विक रिवीजन सेशन था उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं कवर किए थे, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बनाया है। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी में मैन को इक्वेट किया जाता है उसके ब्रेन के साथ। ब्रेन ही जो ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन बींग को डिस्टिंग्विश करता है दूसरी चीज़ों से, और टीचिंग का ये पर्पज़ है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना। ये कॉग्निटिव थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों है हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जैसा कि नाम ही से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है दोस्तों। अब हमारा ट्रेनिंग का अप्रोच क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग में कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, यानी हम लोग ट्रेनिंग के नीड, ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है उसको एनालाइज करें, और जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसे आइडेंटिफाई करें। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्लान को प्रिपेयर करेंगे, अब ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाएंगे, अब उसके बाद ट्रेनिंग को इवेल्युएट करेंगे, और लास्ट में जो ट्रेनर है उसका सिलेक्शन और डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच है ट्रेनिंग का। अब ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कैसे होता है, आखिर इवैल्यूएशन करते क्यों है दोस्तों, पहले ये समझिए। तो इवैल्यूएशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये पता चल पाए कि ट्रेनिंग प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसको प्राप्त करने में सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अब देखिए इवैल्यूएशन का लेवल क्या होता है, पहला है रिएक्शन लेवल। रिएक्शन लेवल यानी कि ट्रेनी का क्या रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों, ट्रेनी का आखिर रिएक्शन क्या है वो हमारा रिएक्शन लेवल के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों लर्निंग लेवल। लर्निंग लेवल में क्या है कि आप ट्रेनिंग मान लीजिए हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तब रिएक्शन क्या है वो लर्निंग लेवल में आता है। उसके बाद दोस्तों बिहेवियर लेवल। बिहेवियर लेवल में क्या होता है कि जब लर्निंग को हम लोग अपने वर्क पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारा बिहेवियर लेवल है। उसके बाद दोस्तों फंक्शनिंग लेवल, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है उसका इफेक्ट उसका वो किससे द्वारा अफेक्टेड होता है, वो अफेक्टेड होता है फाइनेंशियल बेनिफिट से। अब बात करते हैं हम लोग एटीट्यूड की। एटीट्यूड एक तरह का टेंडेंसी होता है ताकि हम लोग एक ही तरीके में फील करेंगे और बिहेव करेंगे किसी भी गिवन सिचुएशन में। अब दोस्तों एटीट्यूड को तीन तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पहला ये एटीट्यूड तब तक रहता है जब तक कुछ किया नहीं जाए इसे बदलने के लिए। दूसरा ये एटीट्यूड जो है किसी भी रेंज में फॉल कर सकता है, वेरी फेवरेबल से वेरी अनफेवरेबल था। और तीसरा पॉइंट ये कि एटीट्यूड जो है किसी सिचुएशन के अबाउट डायरेक्टेड रहता है जिसके पास अबाउट विच पर्सन है परसेप्शन। अब एटीट्यूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला इमोशनल कंपोनेंट है। इमोशनल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, फीलिंग्स होती हैं हमें, या उसका जिसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी होता है। अब उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशनल कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बिलीफ होता है और इन्फॉर्मेशन जो होती है जो कि एक इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होती है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के प्रति। तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी हम लोग बिहेव करेंगे एक पार्टिकुलर वे में टुवर्ड सिचुएशन। तो ये तीन कंपोनेंट है एटीट्यूड के, इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल और बिहेवियरल। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि वर्क प्लेस में एटीट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो एटीट्यूड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वर्क के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं, और ये चार फंक्शन को परफॉर्म करती है। पहला एडजस्टमेंट फंक्शन, दूसरा ईगो डिफेंसिंग फंक्शन, तीसरा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। अब देखिए वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होता है कि लोग अपना वैल्यू एटीट्यूड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। और चौथा है नॉलेज फंक्शन, यानी कि एटीट्यूड लोगों के प्रति जो एटीट्यूड है, इवेंट के प्रति जो एटीट्यूड है, ऑब्जेक्ट के प्रति जो एटीट्यूड है, वो इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करती है दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर एटीट्यूड को बदला कैसे जाए। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है बदलने का, आप नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। दूसरा तरीका है कि आप डर का सहायता ले सकते हैं, यानी यूज़ ऑफ फियर। तीसरा है दोस्तों जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसे रिजॉल्व करके। चौथा है दोस्तों जो को ओपिनियन, जो हमारे ओपिनियन लीडर होते हैं उनके इन्फ्लुएंस से। और लास्ट ऑप्शन है को ऑप्टिंग। तो ये 5 तरीके हैं एटीट्यूड के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये पीडीएफ बनाने के लिए मैंने बुक्स को पहले कलेक्ट किया, और जो लगा पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आपका इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो टास्क था शॉर्ट नोट बनाने का वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको केवल ये नोट्स को पढ़ना है और आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है और एमसीक्यू के अटेम्प्ट करना है, ये आपको काम करना है। अब बात करते हैं हम लोग कैरियर पाथ की। तो कैरियर पाथ बेसिकली हमारा सीक्वेंस है। किस चीज़ का सीक्वेंस है, तो मूवमेंट का सीक्वेंस है। और किसी का सीक्वेंस है डिसीजन रिगार्डिंग टाइम पीरियड फॉर ईच स्टेज इन द कैरियर। देखिए कैरियर में डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो प्रत्येक स्टेजेस में कितना टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग डिसीजन हम लोग कैरियर पाथ के अंदर लेते हैं। हर एक इंडिविजुअल का वो एक्सपेक्ट करता है अपने कैरियर में एडवांसमेंट,
ऑब्वियस सी बात है, वो चाहेगा कि हम ऊपर बढ़ें, ठीक है, और वो भी सर्टेन टाइम बैंड पीरियड में, और यदि उसे नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए लाइफ स्टेज, एरिक एरिक्सन ने कैरियर पाथ के अंदर लाइफ स्टेज को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो क्या क्या 8 कैटेगरी है आइए देखते हैं। तो 4 जो कैटेगरी है उसमें से चाइल्डहुड का है, और 4 जो कैटेगरी है वो एडल्टहुड का है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एडल्टहुड स्टेज है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रिलेवेंट है। सबसे पहला स्टेज है दोस्तों एडोलेसेंस स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, पर्सन ट्राइज टू अचीव ईगो आइडेंटिटी। तो दोस्तों एडोलेसेंस स्टेज में जो है पर्सन ईगो आइडेंटिटी को अचीव करना चाहता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड में क्या होता है कि वो ग्रुप या ऑक्यूपेशन के साथ क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। कौन, तो हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन का, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए, एक्वायरिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये हमारा पार्ट है यंग एडल्टहुड का। तीसरा है एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना स्टार्ट कर देता है, उसको नॉलेज देना स्टार्ट कर देता है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, यानी अब वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रीजनल मैनेजर को ले सकते हैं। चौथा है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में वो ईगो इंटीग्रिटी को डेवलप कर लेता है बाय एग्जामिनिंग वेदर लाइफ वॉज मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग और नॉट। वो एग्जामिन करता है कि लाइफ जो था मीनिंगफुल था, सेटिस्फाइंग था या नहीं था। अब दोस्तों लाइफ स्टेज जो डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस दिए हैं, जिसे कैरियर रोल भी कहते हैं, उसके 4 पार्ट हैं। पहला अप्रेंटिस है, दूसरा कलीग है, तीसरा मेंटर है, चौथा स्पॉन्सर है। दोस्तों आप इसे तो पहले एक बार कर लीजिए क्विक रिवीजन सेशन को, और तुरंत जाके मेरे 3 एमसीक्यू के सेशन है। पहला एमसीक्यू, दूसरा में केस स्टडी मैंने डिस्कस किया है, और तीसरा मैंने 40 एमसीक्यू का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया था। तीनों के तीनों एमसीक्यू कीजिए ताकि आप ये देख पाइए कि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगी दोस्तों। आइए कैरियर रोल के बारे में बात कर रहे थे। तो डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस ने कैरियर रोल को 4 भाग में डिवाइड किया है, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर एंड स्पॉन्सर। अब दोस्तों कैरियर पैटर्न जो कि ड्राइवर ने दिया, पहला है लीनियर कैरियर। लीनियर कैरियर में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, एक ही प्रोफेशन में अपवर्ड मूवमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा है स्टडी स्टेट कैरियर, यानी इंडिविजुअल ने प्रोफेशन को चूज किया, स्किल को एक्वायर किया, लेकिन ऊपर नहीं गया, उसे कहते हैं स्टडी स्टेट कैरियर। तीसरा है हमारा ट्रांजिटरी कैरियर। ट्रांजिटरी कैरियर में क्या होता है, हम एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि दूसरा जॉब पहले जॉब से रिलेटेड हो। उसके बाद दोस्तों स्पाइरल कैरियर, ये तो पता ही होगा, ऊपर भागना और छलांग भी मांगना, ठीक है, ये स्पाइरल कैरियर होता है। और लास्ट है प्लेट्यू कैरियर। प्लेट्यू कैरियर में क्या होता है, एक लेवल ऊपर भागना और फिर उसी लेवल में कंटिन्यू करना, इसे प्लेट्यू कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कैरियर एंकर की। तो कैरियर एंकर का कंसेप्ट स्क्रीन ने दिया था। कैरियर एंकर का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ पर्सनल सेंस ऑफ टाइप ऑफ वर्क द इंडिविजुअल वांट टू परस्यू, यानी कोई आदमी किस तरह का वर्क करना चाह रहा है, उसका पर्सनल सेंस क्या है, वो कैरियर एंकर बताता है दोस्तों। इसका 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी अपना 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 हमारा परसेप्शन क्या है टैलेंट से रिलेटेड और क्षमता से रिलेटेड, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दूसरा है दोस्तों सेल्फ प्रोसीड मोटिव्स एंड नीड बेस्ड ऑन सेल्फ डायग्नोसिस, और तीसरा है सेल्फ प्रोसीड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। अब दोस्तों कैरियर एंकर कौन कौन से होते हैं, तो पहले हैं टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस, दूसरे हैं मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस में क्या होता है, एक डिज़ायर होती है मैनेज करने की। तीसरा है सिक्योरिटी, एक डिज़ायर होती है कि हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट रहे वो सिक्योर रहे। चौथा है क्रिएटिविटी, एक डिज़ायर होती है कि हम नया कुछ क्रिएट करें। और पांचवा है ऑटोनॉमी, एक डिज़ायर होती है कि हम फ्री रहें। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। सेल्फ डेवलपमेंट का 2 पार्ट होता है, एक होता है पैटर्न सेल्फ और एक होता है इनर सेल्फ। पैटर्न सेल्फ को फिजिकल फीचर भी कहते हैं और इनर सेल्फ को बिहेवियरल पैटर्न कहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। इट रेफर्स टू डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनैलिटी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैच्योर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, जो कि अलग अलग टास्क को हैंडल कर सकता है या अलग अलग सिचुएशन को हैंडल कर सकता है विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। तो ये हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का करेक्ट डेफिनेशन है। अब दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है वो देखिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे मोटिवेशन आएगा, लोकस ऑफ कंट्रोल आएगा और पावर बेसिस आएगा। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल लेवल पे क्या आएगा, एक एक पॉइंट जितना मैंने डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। इंडिविजुअल लेवल पे मोटिवेशन आएगा, लोकस ऑफ कंट्रोल आएगा, पावर बेस आएगा। इंटरपर्सनल लेवल पे इंटरपर्सनल नीड आएगा और ट्रांजेक्शन एनालिसिस आएगा। और तीसरा है दोस्तों ग्रुप लेवल। तो याद रखिएगा, पहला है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है इंटरपर्सनल लेवल और तीसरा है ग्रुप लेवल। आइए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिफ्ट, कोट एंड लेवेंसन ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी इंडिविजुअल के पास जो बिलीव होता है, ये बिलीव होता है कि जो भी उसके लाइफ में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। द सम बिलीव, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके आसपास
वो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं कि उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। लेकिन उसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे ये बिहेव करते हैं कि जो भी उनके लाइफ में हो रहा है वो उनके एक्शन के कारण हो रहा है, और ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग जरा पावर बेस की बात करते हैं। पावर बेस भी एक मेजर है, कि एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग एक पर्सन की क्षमता को नाप सकते हैं, माप सकते हैं दोस्तों। क्षमता को मेजर कर सकते हैं। किस चीज़ की क्षमता? टू गेट ऑर्डर टू डू व्हाट ही वांट टू डू देम टू डू। मतलब वो दूसरे से क्या करवाना चाहता है, वो करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है, ये उसकी क्षमता है या नहीं। तो ये हम लोग पावर बेस के थ्रू पता लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो चीज़ नहीं करवाना चाहता है उसे अवॉइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, तो ये हमारा पावर बेस का पार्ट है। अब देखिए पावर बेस दो तरह का होता है, एक परsuasive होगा और एक होगा कोएर्सिव। वो परsuasive मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप किसी को मान लीजिए काम करने को कर रहे हैं, लेकिन उसको समझा बुझा कर रहे हैं, तो वो हमारा परsuasive में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, परsuasive में क्या होगा कि इस केस में एक पर्सन को अपने कॉम्पिटेंस के बेसिस पे आप परसुएट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो करो जो हम चाह रहे हैं तुमसे। और कोर्सिव में क्या होगा? आप जबरदस्ती उसको कर रहे हैं कि नहीं, फोर्स कर रहे हैं डरा धमका के, तो वो कोर्सिव में आता है दोस्तों। तो उसके अंदर क्या होगा? पनिशमेंट आ सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप आ सकता है, ये सब हमारा कोर्सिव है। अब दोस्तों हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे बात करते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? दो इंडिविजुअल के बीच का इंटरेक्शन होता है, या दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच का इंटरेक्शन होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके ऑथर है एरिक बर्न। एरिक बर्न ने इसने रेफर किया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस इट रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। अब देखिए किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी होता है वो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न का कलेक्शन होता है, और ये जो पैटर्न है वो 3 डिफरेंट ईगो स्टेट से इंडिकेट किए जाते हैं। पहला है पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा है एडल्ट ईगो स्टेट, तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट। दोस्तों ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी शॉर्ट नोट्स को मैंने टू द पॉइंट कवर किया। आप यदि इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, और इसी से क्वेश्चन आपको चाहे केस स्टडी हो, आपको पता होगा पिछला साल जो एवीएम का पेपर था उसमें एचआरएम का ज़्यादा वेटेज था, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक का महत्व आप समझ सकते हैं। तो 2-3 बार आप यदि इस पीडीएफ को यदि पीडीएफ चाह रहे हो तो मेंबर्स बन जाइए, या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या आप इसे 2-3 बार वीडियो को ही रिवाइज कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों पेरेंट की बात करते हैं। पेरेंट क्रिटिकल पेरेंट भी होते हैं और नर्चरिंग पेरेंट भी होते हैं। आइए क्रिटिकल पेरेंट को समझते हैं। जो क्रिटिकल पेरेंट होंगे वो जजिंग नेचर के होंगे, वो ट्रेडिशनल नेचर के होंगे। जो नर्चरिंग पेरेंट होंगे वो देखिए क्रिटिकल पेरेंट क्रिटिसाइज भी करेंगे, नाम में ही क्रिटिकल है। और जो नर्चरिंग पेरेंट होंगे वो क्या होंगे? वो काउंसलिंग करेंगे, उनका सिंपैथी होगा, वो एडवाइजिंग नेचर के होंगे, और वो केयर टेक करेंगे, नाम ही है नर्चरिंग। तो ये 2 तरह के पेरेंट हैं। अब हम लोगों ने क्या बताया कि जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, वो 3 डिफरेंट ईगो स्टेट से के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो पहला था हमारा पेरेंट, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट में क्या होता है दोस्तों? हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, हम लोग रैशनल प्रॉब्लम ड्राइविंग मेथड को यूज करते हैं। तीसरा है चाइल्ड। चाइल्ड का भी 2 पार्ट है, एक एडेप्टेड चाइल्ड और एक नेचुरल चाइल्ड। जो एडेप्टेड चाइल्ड होंगे वो मैनिपुलेटिव होंगे, वो एडल्ट के एक्सपेक्टेशन से कंफर्म करेंगे, और जो नेचुरल चाइल्ड होंगे वो फन होगा, क्यूरियस होगा, प्लेफुल होगा। अब दोस्तों हम लोग जरा ट्रांजैक्शन की कंपैटिबिलिटी को समझते हैं। 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन और एक क्रॉस ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में क्या होगा? पेरेंट टू चाइल्ड हो रहा है और फिर चाइल्ड के द्वारा बैक टू पेरेंट हो रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लीजिए एडल्ट टू एडल्ट हो रहा है एंड बैक टू एडल्ट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो होता है यही ना, जैसे आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी वापस मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब दूसरा इसका क्रॉस ट्रांजैक्शन। अब देखिए पेरेंट टू चाइल्ड हुआ और देन पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब एक ही तरफ से हो रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, मैं जो लेक्चर है वो आप लोग सुन रहे हैं, तो ये तो 1 वे है ना, ये हमारा क्रॉस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग जरा लाइव पोजीशन की बात करते हैं। लाइव पोजीशन का कंसेप्ट हैरिस ने दिया था। इसमें क्या होता है दोस्तों? पीपल जो है एक बेसिक एजम्पशन बनाते हैं कि अपने आउटर सेल्फ का, अपने बर्थ का, और ऑल्सो अबाउट देयर सिग्निफिकेंट, यानी अपने जो वातावरण में जो सिग्निफिकेंट पीपल हैं उसके बारे में। अब देखिए ये हमारा एक चार्ट है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो हमारा है आई एम ओके यू आर ओके। तो जब आई एम ओके यू आर ओके होगा तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, और ये हमारा बेस्ट कंपैटिबिलिटी होता है। दूसरा जो हमारा राइट टॉप कॉर्नर है वो है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ये हमारा क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फॉल्ट जो है मेरे अंदर नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पेरेंट ईगो। अभी मैंने बताया था ना, क्रिटिकल पेरेंट ईगो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्रिटिसाइजिंग नेचर का होता है। यहाँ तो मैं क्रिटिसाइज ही तो कर रहा हूँ,
अब जरा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आ जाइए, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मैं सही नहीं हूँ तुम सही हो। तो ये हमारा नया एम्प्लॉय का नेचर होता है। जब भी कुछ लोग नए लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे बैंक में मान लीजिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऐसा फील करते हैं कि हो सकता है मेरे से गलती हो गया होगा और सामने वाला सही है। तो ये हमारा न्यू एम्प्लॉय का नेचर होता है। और लास्ट है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, मैं भी सही नहीं हूँ तुम भी सही नहीं हो। तो यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप एडेप्टेड चाइल्ड या क्रिटिकल पेरेंट को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ट्रांजेक्शन एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के रिलेटेड जोहारी विंडो है। यहाँ पे हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं इसके थ्रू। इसके अंदर दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन क्या है कि अपना बिहेवियर का कितना हमको पता है, हाउ मच ऑफ ऑन बिहेवियर इज नोन टू हिमसेल्फ। दूसरा है कि वो दूसरे के बारे में कैसा फील करता है। ये दो डायमेंशन है, और ये जो दो डायमेंशन है उसको 4 विंडोज हैं, इसीलिए नाम पर है इसका जोहारी विंडो। और देखिए विंडो को मैंने यहाँ शो किया है। एक तरफ है ओपन, फिर ब्लाइंड, फिर हिडन और फिर डार्क। दोस्तों इसका मैंने ट्रिक भी बताया था जोहारी विंडो वाले वीडियो में। मेरा एक पूरा 15 मिनट का वीडियो है जोहारी विंडो का, वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कैसे ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं समझा देता हूँ। नोन टू अदर नोन टू सेल्फ ओपन होगा, नोन टू अदर अननोन टू सेल्फ ब्लाइंड होगा, अननोन टू अदर नोन टू सेल्फ हिडन होगा, अननोन टू अदर अननोन टू सेल्फ डार्क होगा। यदि आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मेरे जोहारी विंडो वाले लेसन में चले जाइए, एवीएम के मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ मैंने अपने पीडीएफ में भी शेयर किया, जो लोग मेंबर्स हैं वो मेरे पीडीएफ को देखेंगे क्विक रिवीजन के लिए। अब दोस्तों ब्लाइंड को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो ब्लाइंड को रिड्यूस करने का तरीका है फीडबैक के थ्रू। हिडन वाले एरिया को कैसे रिड्यूस किया जाए, हिडन वाले एरिया को यदि घटाना है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और डार्क वाले एरिया को यदि घटाना है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये क्या होता है, ये एक एबिलिटी है, ये एक क्षमता है हमारे अंदर कि हम अपने खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कब, जब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तब, ठीक है, या नहीं तो अपने इंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मूड को रेगुलेट कर सकते हैं। इसे ही हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपको मैकमिलन बुक को इतना कम टाइम में यदि इसको पढ़ने जाइएगा तो लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा, और आप यहाँ पे 30 मिनट में इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस। दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन यानी कि अपने इंपल्स को कंट्रोल करना, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरे के इमोशन को समझना, और लास्ट है सोशल स्किल यानी कि रिलेशनशिप को एफिशिएंटली मैनेज करना। तो ये 5 कंपोनेंट है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी और सोशल स्किल। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर पहला पॉइंट बिहेवियर है। बिहेवियर किन किन फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। पहला फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सब आएगा। दूसरा है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर के अंदर एज, एजुकेशन, एबिलिटी आएगा। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, कॉम्पेंसेशन, फिजिकल फैसिलिटी और रिवार्ड आएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। और चौथा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। दोस्तों पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट है या टेंडेंसी है, जो कि हमें लोगों के बीच में कॉमनैलिटी और जो लोगों के बिहेवियर के बीच में कॉमनैलिटी और बिहेवियर के बीच में जो डिफरेंस है वो डिसाइड करते हैं। पर्सनालिटी 2 तरह के होते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए वाला जो पर्सन होगा वो रेस्टलेस होगा, उसे हमेशा क्विक रिजल्ट की डिजायर होगी, वो मल्टीटास्किंग होगा। टाइप बी जो पर्सनालिटी होगा वो इजी गोइंग होगा, वो लाइफ के बारे में रिलैक्स होगा। और दोस्तों वो लेस कॉम्पिटिटिव होगा, वो सिस्टमेटिक होगा, और उसके पास फुल कंट्रोल होगी अपनी लाइफ की। तो ये क्लियर रहना चाहिए आपको टाइप ए और टाइप बी में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन और ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन। अब पर्सनालिटी के थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है साइको एनालिटिकल थ्योरी। देखिए टू द पॉइंट, देखिए बुक में देखिएगा तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ मिलेगा आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और इस पीडीएफ में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ केवल इतना ही पढ़ना है जो काम का है हमारा। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में ध्यान रखिए कि ये जो है 3 चीज़ के कंसेप्ट पे बेस्ड है। पहला है अनकॉन्शियस, दूसरा है कॉन्शियस और तीसरा है सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को आइडेंटिटी कहते हैं, कॉन्शियस को ईगो कहते हैं और सबकॉन्शियस को सुपर ईगो कहते हैं। ये 3 नेचर है पर्सनैलिटी के, ये हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी है। दूसरा है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में बताता है कि पर्सन का ट्रेड 3 तरह का होगा, या तो एग्रेसिव होंगे वो, या उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, या वो सबमिसिव नेचर के होंगे। तीसरा है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। ये बताता है कि जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर है वो इंडिविजुअल खुद डिसाइड करती है। किसके बेसिस पे, तो इंटरेक्शन के बेसिस पे, और इंटरेक्शन किस चीज़ के लिए होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है। चौथा है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया गया है कि जो पर्सनैलिटी है वो सोशल बिहेवियर का रिजल्ट है। अब दोस्तों मोटिवेशन की थ्योरी को देखते हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसका दूसरा नाम रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी भी है, और ये टेलर के द्वारा दिया गया था। इसमें ये बताया गया है कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं,
और इसका लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है दोस्तों, ये इसकी डिफेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी का मोटिवेशन है वो है ह्यूमन रिलेशन मॉडल। इसमें क्या बताया गया है कि जो मैनेजर हैं वो अपने एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं उनके सोशल नीड को पहले जानकर। पहले उनके सोशल नीड को जानिए आप, और फिर उनको यूजफुल फील कराइए, उनको लगना चाहिए कि हाँ वो भी अपने 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 संस्था के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको एक इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा ह्यूमन रिलेशन मॉडल है। तीसरा है मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। इसके अंदर 5 टाइप के नीड्स हैं। पहला साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एग्जांपल के तौर पर रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, सेफ वर्किंग कंडीशन आएगा। तीसरा है सोशल नीड, इसके अंदर कंपैटिबल वर्किंग ग्रुप, यानी कि एक हमारा वर्क ग्रुप कंपैटिबल होना चाहिए और हम अपने पीयर से एक्सेप्टेबल हो। चौथा है सेल्फ एस्टीम नीड, इसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन आएगा। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिकली ये एक एबिलिटी होता है कि अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसे ये बेसिकली हर्जबर्ग ने दिया था, या इसे हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। यानी 2 ऐसे फैक्टर हैं जो कि सेटिस्फैक्शन के लिए भी जिम्मेवार हैं और डिससेटिस्फैक्शन के लिए भी जिम्मेवार हैं। पहला फैक्टर है मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा फैक्टर है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर के अंदर हमारा रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अचीवमेंट आएगा। हाइजीन फैक्टर के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी पॉलिसी आएगा। इसके बाद दोस्तों ईआरजी पॉलिसी, ईआरजी अल्डरफर्ड ने दिया था। ये जो है मैस्लो थ्योरी के ही लाइन पे है और ये बताता है नीड 3 तरह के हैं, एक है एग्जिस्टेंस, दूसरा है रिलेटेडनेस और तीसरा है ग्रोथ। चौथा नेक्स्ट थ्योरी है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। देख सकते हैं आप कितना सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ और फ्रेंड्स टू द पॉइंट्स नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मोटिवेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के 3 नीड्स हैं। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है नीड फॉर पावर और तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। इसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेंस थ्योरी है जो ब्रूम ने दिया था। इसमें ये बताया गया है कि जो मोटिवेशन है वो रिवार्ड, जो लोगों को रिवार्ड मिलेगा उससे डिसाइड होती है, ठीक है, वो जो परफॉर्म करेंगे उनके बाद जो उनसे रिवार्ड मिलेगा उससे मोटिवेशन डिसाइड होती है। अब जरा बात कर लेते हैं रोल कॉन्सेप्ट की। तो रोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है रोल स्टैग्नेशन। इसमें क्या होता है कि जब पर्सन को एडवांसमेंट मिल जाती है तो वो एक्सपेक्ट करता है ग्रो करने का, और जो अब मान लीजिए कि अपने नए रोल में वो फेल कर गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रीवियस रोल पे ही आउट ग्रो करेगा। इसे हम लोग कहते हैं रोल स्टैग्नेशन। उसके बाद दोस्तों इंटर रोल डिस्टेंस। यदि एक पर्सन 2 रोल को ऑक्युपाई करेगा एक ही टाइम पे तो वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों रोल एट कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रोल एंड दोज एक्सपेक्टेशन मे बी इनकम्पैटिबल। और इसके 3 तरह के होते हैं रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट के, रोल एम्बिग्यूटी, रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट और रोल इरोजन। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एम्प्लॉय फीडबैक। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं ताकि ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली वर्क कर रही है। क्वेश्चनियर, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, सजेशन स्कीम, डिस्कशन विथ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्जर्वेशन बाय मैनेजर, अप्रेजल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, क्लाइमेट सर्वे, ये सभी के सभी इसके पार्ट हैं। अब देखिए क्लाइमेट सर्वे का जो फीडबैक है उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल को मेजर करता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एग्जिट इंटरव्यू, क्लाइमेट सर्वे, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। अब देखिए फीडबैक थ्रू क्लाइमेटिक सर्वे में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिविजुअल के परसेप्शन को मेजर करता है क्लाइमेट के बारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और क्लाइमेट सर्वे के अंदर स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवार्ड्स है, ये 3 इसका पार्ट है, और रिस्क है। रिवार्ड्स किस तरह के होते हैं, रिवार्ड का मतलब ये है कि वो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट का फुल कॉम्बिनेशन, और इसके 6 एलिमेंट्स हैं, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। अब दोस्तों कॉम्पेंसेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पेंसेशन तो जानते ही एक वेज होता है, इसके अंदर मिनिमम वेज थ्योरी है और एक लिविंग वेज है, ठीक है। इसके बाद फेयर वेज है और नीड बेस्ड मिनिमम वेज है। और लास्ट में है दोस्तों जो हमारा जजमेंटल, डेवलपमेंटल, काउंसलिंग और सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब दोस्तों 2 तरह के अप्रेजल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, उसके अंदर आप देख सकते हैं 8 मेथड है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपैरिजन मेथड किसके अंदर आते हैं, और कभी आप देखिए मॉडर्न मेथड में भी 5 मेथड है, ठीक है। और द फॉर्म इन विच परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज इवैल्यूएटेड एंड रिपोर्टेड इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और एक एम्प्लॉय को रेट करना कंसिस्टेंटली हाई या लो, इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस किसी एम्प्लॉय का अप्रेज करना उसके सुपीरियर के द्वारा, और अप्रेजल। और उसी तरह लास्ट टॉपिक था हमारा वो है हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इससे रिलेटेड भी 2-3 पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आप लोगों को क्विकली रिवाइज करा दिया पूरे की पूरे मॉड्यूल को। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और आप उम्मीद है दोस्तों मैं आपको क्विकली रिवाइज कराने में सफल हुआ हूँगा। अब इसके बाद आप ये कीजिए कि एमसीक्यू का मेरे चैनल पे एवीएम के मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको 3 एमसीक्यू का सेशन मिलेगा।
सभी सेशन 20-30 मिनट के हैं। लगभग आपको 100 क्वेश्चन का कवरेज हो जाएगा पूरा का पूरा, और मैक्सिमम चांस होगा वहीं से क्वेश्चन आने का। तो एक बार उसे देख लीजिए दोस्तों। यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।